नमस्कार दोस्तों, बायजूस आईएएस में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 14 अगस्त 2020 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द हिंदू अखबार में आए हुए प्रमुख आलेखों और एडिटोरियल्स पे। इसके तहत हम प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्नों को भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारी पहली खबर है वो डेली एडिशन पेज नंबर 1 से ली गई है और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। इसमें प्रधानमंत्री जी द्वारा अभी हाल में ही भारत में कराधान के विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए भारत में जो पूरा जो टैक्स का जो स्ट्रक्चर है, कराधान का जो स्ट्रक्चर है, उसको सरल बनाने के लिए और इसको अनुपालन की इसकी दर को बेहतर बनाने के लिए एक नवीन उपाय की घोषणा की गई है। ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे। ये तो जो खबर है इसके तहत सबसे पहले तो हम तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये जो योजना घोषित हुई है इसमें क्या क्या प्रावधान है, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि भारत में जब टैक्सेशन के बारे में बात कही जाती है, जब कराधान के बारे में बात कही जाती है, तो कराधान का जो आधार है जिसको टैक्स बेस कहा जाता है, या फिर कराधान की जो उछाल है जिसको टैक्स वोयेंसी कहा जाता है, उसमें कम होने के क्या कारण हैं। ठीक है, हम इसके बारे में इसको ध्यान में रखेंगे और साथ ही किन किन उपायों की सरकार द्वारा घोषणा की जाती रही है समय समय पर, यानी हम सरकारी पहलों के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इस संबंध में, ताकि भारत में जो कर अनुपालन है, ताकि जो कर का आधार है वो बढ़ाया जा सके। ठीक है, इसके तहत हम कुछ बेसिक जो शब्द हैं उनको भी समझने की कोशिश करेंगे ताकि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों ही परीक्षाओं में कोई भी इससे संबंधित प्रश्न आए तो आपका छूटे नहीं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। संदर्भ मैंने आपको क्या बताया कि भारत सरकार द्वारा भारत में जो टैक्स बेस है, ठीक है, टैक्स बेस में क्या होता है, तो जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है जैसे कि जीएसटी वगैरह, और जो डायरेक्ट टैक्स है जैसे कि इनकम टैक्स वगैरह, इन दोनों को जो है व्यापक आधार देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं अप्रत्यक्ष कर के दायरे में आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है प्रत्यक्ष कर के दायरे में आए, इसको बेहतर बनाने के लिए एक पारदर्शी कराधान और ईमानदार का सम्मान, पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान, यह एक मंच का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, तो मंच का क्या नाम है? मंच का नाम है पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान, एक मंच है। इसका जो है घोषणा की गई है जिसके माध्यम से जो संपूर्ण जो पूरी प्रक्रिया है टैक्स कंप्लायंस से संबंधित, कर अनुपालन से संबंधित जो संपूर्ण प्रक्रिया है उसको पारदर्शी बनाने का प्रयास किया गया है। साथ ही ये कोशिश की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो टैक्स नेट में आएँ, कर के दायरे में आएँ, ताकि अधिक कर राजस्व वसूली से आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तो बेसिक चीज़ क्या है याद रखनी है कि एक नवीन मंच की घोषणा की गई है कल ही भारत सरकार के द्वारा, पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान मंच, जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन सी हैं? तो ये जो पूरी जो स्कीम है, ये जो पूरा जो मंच है, वो जो टैक्स का जो आकलन किया जाता है वो फेसलेस टैक्स आकलन पे आधारित है, जिसमें जो अभी हाल में जो आईटी अधिकारी वगैरह हुआ करते थे वो समय बेसमय पे किसी भी क्षेत्र में जाके अपनी रेड वगैरह किए करते थे। उस रेड में जो अधिकारी होते थे उनके विवेकाधिकार की ज़्यादा भूमिका होती थी, और जब विवेकाधिकार की ज़्यादा भूमिका होती थी तो इसमें भ्रष्टाचार के भी बहुत सारे मामले देखे जाते थे। तो इस प्रकार से जो शोषण के मामले जो देखे जा रहे थे, उस शोषण के चलते बहुत सारे जो लोग थे वो अपने टैक्स को, कर को छुपाने का प्रयास करते थे, और इसके चलते भारत में जो कर का जो आधार है, भारत में जो टैक्स का जो बेस है वो कम होने लगा था। तो यह जो भ्रष्टाचार है, ये जो विवेकाधीनता है, इसको कम किया जा सके, इसके लिए पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान मंच घोषणा की गई है, जो फेसलेस आकलन, फेसलेस अपील पे आधारित है, और साथ ही इसमें करदाता के चार्टर को जारी किया गया है। करदाता का चार्टर का क्या मतलब हुआ कि उसमें ऐसी बातें लिखी हुई हैं कि कौन कौन सी बातें ऐसी बातें हैं जो एक करदाता को पालन करनी चाहिए। इसमें मुख्य रूप से इस बात पे बल दिया गया है कि लोगों को निडर होकर अपनी आय की घोषणा करनी चाहिए, और
ईमानदारी पूर्वक अपने कर को देना चाहिए। ठीक है, इसमें कोशिश ये की गई है कि ऐसे व्यक्ति जो ईमानदारी से अपने कर को देते हैं उनको किसी भी प्रकार के शोषण का, उनको किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार का सामना ना करना पड़े। और इसमें जो फील्ड अधिकारी जो समय समय पर विजिट करते थे या समय समय पर रेड मारते थे, उनकी विवेकाधीनता को कम करने के लिए यह प्रावधान किया गया है कि जो आयुक्त स्तर के अधिकारी होंगे, यानी उच्च स्तर के जो अधिकारी होंगे, केवल वही जो है रेड आदि के संदर्भ में जो है अधिकृत होंगे और वही जो है पर्याप्त अनुमोदन, पर्याप्त जो है स्वीकृति के बाद कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भारत में जो कर आधार है उसको बेहतर बनाने की कोशिश की गई है इसके तहत। ठीक है, इसकी दूसरी विशेषताओं के बारे में बात कही जाए तो इसमें जो भारत में कितने लोग कर के दायरे में आ रहे हैं, कितने लोग कर के दायरे में आ रहे हैं, इनके अनुमान को लगाने के लिए अब तकनीक के प्रयोग पर बल दिया जाने वाला है। ठीक है, जिसमें डेटा एनालिटिक्स में क्या होता है कि बहुत सारा डेटा होता है। ठीक है, इसे बिग डेटा एनालिटिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, बिग डेटा एनालिटिक्स। और इसमें क्या होता है कि बहुत सारे डेटा को आकलन करके अपने वांछित जो हमें चाहिए वो जानकारी हासिल की जाती है। तो इसमें क्या है कि अभी जो नवीन तकनीक है, जैसे बिग डेटा एनालिटिक्स हो गया या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इसके माध्यम से जो है ये देखा जाएगा कि कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कर के दायरे में आ रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उनका जो है जो व्यक्ति हैं जो पहले से ईमानदारी पूर्वक कर दे रहे हैं, उनका किसी प्रकार से शोषण ना हो, उसके लिए जो प्रादेशिक क्षेत्राधिकार है, जिसमें अलग अलग क्षेत्र के अधिकारी अलग अलग क्षेत्रों के लिए जिम्मेदार थे, उसका अनुमूलन कर दिया गया है। ठीक है, इसके तहत जो मामले हैं वो नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे दस्तावेज पहचान संख्या के माध्यम से एक संख्या जारी की जाएगी जिसके माध्यम से उनको आवंटन होगा। ठीक है, इसकी एक विशेषता यह भी है कि इसमें किसी भी तरीके के जो फिजिकल जो फेस टू फेस कांटेक्ट होता है उसको कम करने की कोशिश की गई है, ताकि ज़्यादातर व्यक्तियों को जो है जो इनकम टैक्स ऑफिस है वहाँ पे जाने की आवश्यकता ना रह जाए। और जो भी इसमें मूल्यांकन वगैरह किया जाएगा, समीक्षा वगैरह की जाएगी, वो एक व्यक्ति पे आधारित ना होकर टीम पे आधारित होगी। ठीक है, इससे क्या होगा कि ज़्यादा बेहतर उत्तरदायित्व, ज़्यादा बेहतर पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो भी आदेश जारी किया जाएगा उसका ड्राफ्ट जो है एक शहर में, दूसरे शहर में समीक्षा होगी और तीसरे शहर में फाइनल रूप दिया जाएगा। यानी पूरा जो व्यवस्था है उसको उत्तरदायित्व के साथ जो है तृणमूल स्तर तक, यानी बेहतर जो है विकेंद्रीकृत रूप में, डिसेंट्रलाइज्ड रूप में उसको लागू किए जाने का प्लान बनाया गया है। ठीक है, तो इसके माध्यम से कोशिश ये की गई है कि जो गंभीर धोखाधड़ी के मामले हैं, बड़ी कर चोरी के मामले हैं, या फिर अंतर्राष्ट्रीय कर मामले हैं, काला धन से संबंधित मामले हैं, बेनामी संपत्ति से संबंधित मामले हैं, अगर ऐसे मामलों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो सभी मामले हैं वो आसानी से जो है सुलटाए जा सकें, आसानी से जो है सुलझाए जा सकें, और इसमें जो ईमानदार जो टैक्स पेयर्स हैं उनका जो है शोषण ना हो। तो संपूर्ण जो कराधान की प्रक्रिया है उसको पारदर्शी और उत्तरदायित्व युक्त बनाए जाने का ये प्रयास है इस मंच के माध्यम से। ठीक है, अब इसमें जो फेसलेस जो मूल्यांकन किया जाना है आयकर से संबंधित, और जो करदाता जो चार्टर है जिसमें कर्तव्यों के बारे में बताया गया है वो तो तुरंत लागू हो रहा है, जबकि जो फेसलेस जो अपील की जो व्यवस्था है जिसमें हम कर के संबंध में जो है अपील कर सकते हैं वो 25 सितंबर से लागू होगी। और 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस होता है, तो दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस पर जो है इसको लागू किया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गई इसकी कुछ तथ्यात्मक डिटेल। अब इसी से संबंधित हम महत्वपूर्ण एक कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि भारत में जो टैक्स आधार है, कर आधार है, वो कम क्यों है और इसको निवारण के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें एक शब्द होता है, इसे कहा जाता है कर उत्प्लावकता या कर उछाल। क्या कहते हैं? कर उत्प्लावकता या कर उछाल, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है टैक्स बुयंसी। ठीक है, एक शब्द ये हो गया। दूसरा जो शब्द है उसे कहा जाता है टैक्स इलास्टिसिटी। ठीक है, टैक्स इलास्टिसिटी। ठीक है, इसको कहा जा सकते हैं कर लोचशीलता भी कहा जा सकता है, कर लोचशीलता, कर लोचशीलता।
और कर उछाल, ये दोनों क्या होते हैं इसको समझने की ज़रूरत है। इसी के आधार पे जो है हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो कर उछाल क्या होता है? तो कर उछाल अगर बहुत सरल शब्दों में कहा जाए तो किसी दिए गए वर्ष में, जैसे कि मान लीजिए 2010, किसी दिए गए वर्ष में जो कर राजस्व है, विविध जो कर राजस्व है जिसमें प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर से प्राप्त हुआ कर राजस्व, उसमें कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, इसको जब हम जीडीपी में हुई प्रतिशत वृद्धि से अनुपात के रूप में प्राप्त करते हैं तो उसे टैक्स बुयंसी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब इस तरीके से कह सकते हैं कि इसमें एक अनुपात निकाला जाता है, इसमें जो है भाग की जाती है दो चीज़ों के बीच में। एक तो हम देखते हैं कि उस साल में जो है जीडीपी की प्रतिशत वृद्धि दर कितनी रही है, दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो टैक्स रेवेन्यू है, जो कर राजस्व है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोतों से प्राप्त हुआ है, उसमें कितना प्रतिशत रहा है और फिर इसको भाग दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि एक उदाहरण से देख सकते हैं कि 2007-8 में जो जीडीपी की वृद्धि दर थी वो 9% वृद्धि दर देखी गई। ठीक है, यानी जीडीपी जो है 9% से वृद्धि की। इसकी तुलना में जो कर राजस्व था, टैक्स रेवेन्यू था, उसमें 45% की वृद्धि देखी गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों को अगर भाग दिया जाएगा तो जो टैक्स बुयंसी है, कर अनुपात कितना निकलेगा? तो 9 पंजे 45, यानी उस साल जो कर उछाल है वो 5% देखा गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि यह टैक्स जीडीपी में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है और उस जीडीपी के प्रतिशत वृद्धि में कितना कर राजस्व बढ़ा है, इसके अनुपात को दर्शाता है। सामान्यतः ये माना जाता है कि जब किसी भी देश में जीडीपी में वृद्धि होती है, ठीक है, जब जीडीपी में वृद्धि होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो टैक्स के दायरे में आने चाहिए, क्योंकि इससे जो है जीडीपी का वृद्धि का मतलब क्या हुआ कि उत्पादन बढ़ रहा है। जब उत्पादन बढ़ेगा तो इसका मतलब लोगों की आय भी बढ़ेगी, और जब लोगों की आय बढ़ेगी तो उनको जो है टैक्स के दायरे में आना चाहिए। एक सामान्य समझ मानी जाती है। तो इसी को मापने के लिए कि जीडीपी कितनी वृद्धि हुई और कितने लोग टैक्स के दायरे में आए, इसके लिए जो है कर उछाल या टैक्स बुयंसी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि 2007-8 में मान लीजिए 9% बढ़ा तो 45% का राजस्व बढ़ा, तो टैक्स बुयंसी कितनी हो गई? 5%। अब इसी को अगर 2008-9 के काल में देखें, ठीक है, भारत में 2008-9 या वैश्विक स्तर पे जो 2008-9 का जो काल है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मंदी का काल था। ठीक है, क्योंकि 2008 में ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, इसका पूरी दुनिया पे प्रभाव देखा गया था। तो इस मंदी के चलते भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो घट के 9% से घट के कितने परसेंट हो गई? 6%। इसी के अनुपात में जो टैक्स रेवेन्यू था वो भी प्रतिशत वृद्धि के रूप में 18% तक पहुंच गया। तो आप देख रहे हैं कि जीडीपी वृद्धि कम हुई तो टैक्स रेवेन्यू भी कम हुआ, और इसी अनुपात में टैक्स उछाल भी कम देखा गया, यानी 6×18। तो कहने की बात क्या है? कहने की बात यह है कि जीडीपी में और कर राजस्व में दोनों के बीच जो है एक समानुपातिक संबंध होता है। ठीक है, समानुपातिक संबंध होता है, जिसमें जीडीपी जब बढ़ती है तो ये अनुमान लगाया जाता है कि टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा, और यही कारण है कि जीडीपी वृद्धि पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब दूसरा इसमें एक टर्म है जिसे कहा जाता है टैक्स इलास्टिसिटी, या इसे कहते हैं कर लोचशीलता। कर लोचशीलता क्या होता है? तो इसी से रिलेटेड वो टर्म है, बस थोड़ा सा इसमें अंतर है। ठीक है, क्या होता है इसमें? तो इसमें यह देखा जाता है कि कोई भी टैक्स की रेशियो है या कोई भी राजस्व की दर है, जैसे कि मान लीजिए इसको मैं कह दूं इनकम टैक्स, ठीक है, इसके में कितने प्रतिशत हम वृद्धि करें तो हमारा कर राजस्व बढ़ता जाएगा। किसी भी देश में, किसी भी क्षेत्र में एक निश्चित प्रतिशत होता है, अगर उस निश्चित प्रतिशत से ज़्यादा कर की दर को बढ़ाया जाए तो टैक्स रेशियो बढ़ने के बजाय घट जाता है। क्यों घट जाता है? क्योंकि अगर एक सीमा से ज़्यादा टैक्स लिया जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे बचना चाहेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर मैंने इसमें चेक किया जाता है कि मान लीजिए मैं 20% जो है इनकम टैक्स की रेट रख दूँ, ठीक है, 20% जो है इनकम टैक्स की दर रख दूँ, तो मान लीजिए 20% होने पे 50% जो लोग हैं वो कर के दायरे में आए। अब मैंने इसी को 20% को बढ़ा के जो है 30 कर दिया,
तो देखा गया कि 60% लोग दायरे में आ गए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग दायरे में आ रहे हैं। अब मैंने इसी को 30 को बढ़ाकर जो है मान लीजिए 40 कर दिया, तो हो सकता है 60 से गढ़ के यहाँ पे भी 40 हो जाए। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा दर बढ़ाएंगे उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो कोशिश करेंगे कि हम अपनी आय को छुपा लें। तो इसके माध्यम से ये देखा जाता है कि कर दर में वृद्धि से या कमी से कितना कर राजस्व घट रहा है या बढ़ रहा है, और इसी के हिसाब से जो है जो हमारे टैक्स रेट्स हैं उनको घटाया बढ़ाया जाता है। ठीक है, इसी टैक्स इलास्टिक के अनुपालन में ही भारत द्वारा कॉरपोरेट टैक्स को 30% से घटा के 25% कर दिया गया, और बावजूद इसके कि हमने कर राजस्व को घटा दिया, टैक्स को घटा दिया, हमारे कर राजस्व में बढ़ोतरी देखी गई। क्यों? क्योंकि 30% से घटा के हम जब हमने 25% कर दिया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने सोचा कि भाई 25% ही ज़्यादा टैक्स है, कम टैक्स नहीं, मतलब ज़्यादा टैक्स नहीं है, इसलिए ऐसा करते हैं कि कर को छुपाने की बजाय टैक्स दे ही देते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो कर अनुपालन करने की तरफ जाते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? टैक्स कंप्लियांस। तो टैक्स कंप्लियांस का मतलब क्या होता है कि जब लोग स्वेच्छा से जो है अपने कर को देने के लिए आगे आए तो इसको कहा जाता है टैक्स कंप्लियांस या कर अनुपालन। और कर अनुपालन को बनाने के लिए टैक्स इलास्टिसिटी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट हमने समझे। अब इसके बाद जब करारोपण जो किया जाता है, जिसको अंग्रेजी में टैक्सेशन किया जाता है, वो जो है एक तो सरकारों के द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है, वहीं दूसरी ओर नागरिकों के जीवन स्तर में वृद्धि हो इसके लिए भी टैक्सेशन किया जाता है। ठीक है, इसके महत्व को कुछ और बिंदुओं से भी समझ सकते हैं। जैसे कि होता क्या है कि जो गरीब वर्ग है या समाज के अन्य दूसरे वर्ग हैं उनको विविध योजनाओं के लिए पैसा चाहिए, तो इसके लिए टैक्सेशन किया जाता है। जो समाज की असमानताएं हैं, गरीब और अमीर का जो भेद है, उसमें गरीबों को संसाधन उपलब्धता हो इसके लिए अमीरों पे ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है, तो एक तरीके से ये असमानता को भी कम करता है। वहीं दूसरी ओर अमीरों से कुछ संसाधन लेके गरीबों तक दिए जाते हैं, जो संसाधन के पुनर्वितरण को भी दर्शाता है। ठीक है, टैक्स रेट्स के माध्यम से समाज में कुछ बदलावों को भी प्रोत्साहन दिया जाता है, जिसमें ऐसी वस्तुओं पे ज़्यादा टैक्स रेट रखा जाता है जो सामाजिक रूप से बुरी मानी जाती हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए शराब। तो कोविड-19 के तौर में आपने सुना होगा कि जो शराब है उस पर दिल्ली सरकार ने अतिरिक्त कोविड टैक्स लगा दिया था। ठीक है, लगभग जो है कोविड शराब पर जो है 150% तक टैक्स लगा दिया गया था, यानी एक शराब जो है 1.5 गुनी तक महंगी कर दी गई, और ये जो पैसा इससे आया उसका प्रयोग किया गया कोविड-19 में। तो इसके माध्यम से असामाजिक व्यवहार के लिए लोगों को हतोत्साहित किया जाता है, जिसमें जो शराब हो गया या सिगरेट हो गई, इस पर जो है टैक्स रेट बढ़ा के कोशिश की जाती है कि लोग इसको छोड़ दें। ठीक है, इसके अलावा जो है कई बार ऐसा किया जाता है कि स्थानीय उद्योगों को सुरक्षा देने के लिए जो विदेशी जो वस्तुएं हैं उन पर टैक्स लगा दिया जाता है, या फिर ऐसा किया जाता है कि विदेशी वस्तुओं के अनुपात में जो स्थानीय उद्योग हैं उनको टैक्स से छूट दे दी जाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि करारोपण जो है देश में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही कारण है कि देश में प्रत्येक सरकार ये कोशिश करती है कि जो हमारे जो टैक्स रेवेन्यू है, ठीक है, जो हमारा कर राजस्व है उसमें लगातार वृद्धि हो, और विशेषकर जो डायरेक्ट टैक्स है उसमें वृद्धि होनी चाहिए। डायरेक्ट टैक्स में वृद्धि क्यों होनी चाहिए? तो इसलिए वृद्धि होनी चाहिए क्योंकि जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं जैसे कि जीएसटी वगैरह, वो जो कर हैं वो समान रूप से सबको प्रभावित करते हैं। ठीक है, जिसमें वो गरीबों को पे भी लगेंगे समान रूप से और अमीर के भी लगेंगे समान रूप से। तो इससे होता क्या है कि ये एक तरीके का प्रतिगामी कर माना जाता है। ठीक है, रिग्रेसिव टैक्स माना जाता है, क्योंकि गरीब पे लगने वाला कर जो है वो ज़्यादा भारी पड़ता है बजाय कि अमीर के। और प्रत्यक्ष कर राजस्व में अगर वृद्धि होगी तो इसका मतलब हुआ कि जो इसके दायरे में आएगा वही कर देगा, जो इसके दायरे में नहीं आएगा वो कर नहीं देगा। जैसे कि भारत में मान लीजिए अगर आपकी 5 लाख की इनकम है वार्षिक तो आप कर देंगे, आपकी 5 लाख की इनकम नहीं है तो आप कर नहीं देंगे। इसके विपरीत मान लीजिए अगर गेहूं पे जो है 1% भी जीएसटी लगाया गया तो गेहूं अमीर भी खाता है गरीब भी खाता है, तो 1% जो लगने वाला जो भार है वो ज़्यादा हो सकता है बजाय कि डायरेक्ट टैक्स के। यही कारण है कि कराधान के संदर्भ में कोशिश की जाती है कि जो डायरेक्ट टैक्स हैं जैसे कि इनकम टैक्स हो गया या फिर कॉरपोरेट टैक्स हो गया, ये जो टैक्स हैं इनके दायरे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, इसी के लिए कोशिशें की जाती हैं भारत में कर आधार को बढ़ाने की। ठीक है,
जो कर आधार है उसको बढ़ाने के लिए लगातार कोशिशें की जाती हैं, ठीक है। लेकिन हाल में भारत में कराधान को लेकर बहुत सारी चिंताएं की गई हैं। कैसी? तो भारत में डायरेक्ट टैक्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो केवल 4 से 5% जो लोग हैं वही टैक्स के दायरे में आते हैं, ठीक है। यानी भारत में 125 करोड़ की जनसंख्या में मात्र 4 से 5% ही पर्सनल टैक्स देने वाले हैं। एक चीज ये। दूसरा क्या है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 का ये बताता है कि भारत में जो डायरेक्ट टैक्स है उस पे लगातार कमी आ रही है, जो यूरोप में 70% तक है, ठीक है। मैंने बताया आपको प्रत्यक्ष कर पे ज़्यादा महत्व क्यों दिया जाता है, क्योंकि इसको जो है प्रगतिशील कर माना जाता है, ठीक है, प्रोग्रेसिव टैक्स माना जाता है, और अप्रत्यक्ष कर को जो है रिग्रेसिव टैक्स, प्रतिगामी कर माना जाता है, ठीक है। अब इसी के चलते चिंता व्यक्त की जा रही है कि भारत में मात्र 35% ही जो है कुल करों में योगदान है प्रत्यक्ष कर का, जबकि यूरोप आदि में 70% इसका योगदान है। तो ये जो संख्या है इसको निश्चित रूप से बढ़ाए जाने की जरूरत है, ठीक है। ये बात हो गई। अगर वर्तमान प्रवृत्ति के बारे में बात किया जाए तो सरकार के लगातार प्रयासों से जो टैक्स देने वाले लोग हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। जैसे कि 2011-12 में ये 4.38 करोड़ थी, जो 2016-17 में बढ़ के 6.41 करोड़ हो गई, यानी 46% की वृद्धि। हालांकि इसके बावजूद जो है भारत में जो टैक्स बेस है, कर आधार है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का करों के दायरे में आना, वो जो है कम है, जिसे बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। अब कुछ तो लाभ हमने आपको बताए थे कि कराधान से संबंधित क्या लाभ होते हैं, तो वो तो लाभ प्राप्त होते ही हैं। उसके अलावा अगर भारत में टैक्स बेस, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों कर शामिल हैं, अगर इन दोनों को बढ़ाया जाएगा तो इससे बहुत से और भी लाभ प्राप्त होंगे, ठीक है। तो कौन कौन से लाभ प्राप्त होंगे? तो सबसे पहला है, इसको कहा जाता है टैक्स जीडीपी रेशियो, ठीक है। क्या कहते हैं? टैक्स जीडीपी रेशियो। टैक्स जीडीपी रेशियो का मतलब क्या हुआ? तो टैक्स जीडीपी रेशियो का मतलब ये हुआ कि जो भारत में कुल जो जीडीपी है, भारत में कुल जो जीडीपी है उसकी तुलना में कितने % टैक्स दिया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर जीडीपी 100 है, ठीक है, तो कोशिश ये की जानी चाहिए कि वर्तमान में कितना है टैक्स देने वाले 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 जीडीपी अगर है हमारी, तो मात्र 5 जो है वो टैक्स के दायरे में दिखाई दे रही है, यानी केवल और केवल 5% जो है वो जीडीपी के अनुपात में हमें टैक्स के रूप में मिल रहा है, जो कि बेहद कम है। यही कारण है कि टैक्स जीडीपी रेशियो को बढ़ाने की ज़रूरत महसूस की जा रही है, और इसे बढ़ा के कम से कम 10% करने का लक्ष्य है, ठीक है। तो अगर टैक्स बेस बढ़ेगा तो हाई टैक्स जीडीपी रेशियो होगा। दूसरा क्या है कि अगर टैक्स बढ़ेगा तो सरकार की आय बढ़ेगी, और जब सरकार की आय बढ़ेगी तो सरकार के जो घाटे हैं वो कम होंगे, जिससे फिस्कल कंसोलिडेशन होगा, राजकोषीय समेकन होगा, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर हम टैक्स बेस को अपना बढ़ाएंगे तो जो हमारा जो लक्ष्य है, बजट अनुमान वगैरह के जो लक्ष्य हैं, जिसमें हम किसी किसी क्षेत्र से अलग अलग प्रकार के अनुमान लगाते हैं कि हमारा जो है उद्योग क्षेत्र से इतनी आय होगी, हमारी जो है कृषि क्षेत्र से इतनी आय होगी, हमारी सेवा क्षेत्र से इतनी आय होगी। तो अगर टैक्स बेस बढ़ेगा तो निश्चित रूप से जो बजट अनुमान के तहत जो आय लगाई जाती है उसमें भी वृद्धि देखी जाए, ठीक है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो लाभ है वो देखा जाता है कि अगर टैक्स बेस बढ़ता है तो जो ईमानदार जो करदाता हैं, ठीक है, उनके ऊपर पड़ने वाले बोझ को कम किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि किया क्या जाता है कि भारत में अगर कर आधार नहीं बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं कर के दायरे में नहीं आएंगे, तो जो पहले से जो एग्जिस्टिंग हैं, जो पहले से जो कर दे रहे हैं, उन्हीं पे ज़्यादा बोझ डाल के कर की दर को बढ़ाया जाएगा, जिससे जो पहले से जो कर देने वाले हैं वो भी चाहेंगे कि आप जो है इस कर से बाहर निकल आएँ, ठीक है। तो यह जो बोझ पड़ता है उनके ऊपर, उसको कम किया जा सके, इसके लिए भी टैक्स बेस को बढ़ाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है कर आधार में आएंगे, टैक्स के बेस में आएंगे, तो भविष्य में जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की जो रेट्स हैं वो भी कम किए जा सकते हैं, ठीक है। इससे भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी सुधार आएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपनियां हैं वो अपने रोजगार को करने की कोशिश करेंगी, ठीक है, अपने ब्रांचेस को यहाँ पे खोलने चाहेंगी। क्यों खोलना चाहेंगी? क्योंकि सरकार के पास ज़्यादा पैसा होगा तो वो जो है ज़्यादा सुविधाएं दे सकती है, ठीक है। तो ये कुछ लाभ हैं जो अधिक कर आधार से प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा समय समय पर जो है
बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं, बहुत सारे सुधार के उपायों के बारे में बात की जाती है, जिससे हम जो टैक्स बुयंसी है, जो कर उछाल है, उसमें सुधार ला सकते हैं। जैसे कि डिजिटल जो भुगतान है, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक जो भुगतान है, उसको बढ़ावा दिए जाने की ज़रूरत है, चाहे वो मजदूरी के क्षेत्र में हो, वेतन के क्षेत्र में हो, स्टाम्प ड्यूटी के क्षेत्र में हो। इसके अलावा ये कोशिश की जानी चाहिए जो लोकल जो गवर्नमेंट है उनको ज़्यादा अधिकार दिए जाएं, ताकि वो भी जो है अधिक से अधिक प्रत्यक्ष कर इकट्ठा कर सके। ठीक है। इसके अलावा आयकर के संदर्भ में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जो डायरेक्ट टैक्स कोड है, प्रत्यक्ष कर संहिता है, इसके क्रियान्वयन पर बल दिया जाता है। इसके अलावा जो कानून है, टैक्स लॉज हैं, इनको जो है सरल करने पे बल दिया जाता है। और जो जीएसटी के जो रेट्स हैं, उनको जो है तर्क संगत बनाने की बात कही जाती है। ठीक है। इसके अलावा पार्थसारथी सोम नाम के एक विद्वान व्यक्ति हैं, इन्होंने जो है एक समिति घोषणा की गई थी, ठीक है, जिसमें पार्थसारथी सोम को अध्यक्ष बना के कर प्रशासन में क्या सुधार किए जाएं, इसके लिए रिकमेंडेशन मांगी गई थी। तो पार्थसारथी सोम ने भी कुछ सिफारिशें की हैं जिसको लागू किया जा सकता है। ठीक है। उन्होंने क्या कहा है, तो उन्होंने कहा है कि भारत में लगभग जो 90% जो क्षेत्र है वो असंगठित अनौपचारिक क्षेत्र के दायरे में आता है। तो ये जो 90% जो क्षेत्र है, इसको अगर लक्षित कर लिया जाए तो हम ज़्यादा से ज़्यादा करदाताओं को टैक्स बेस में ला सकते हैं। यानी इस जो 90% का जो क्षेत्र है, इसको टैक्स रेट में, टैक्स दायरे में लाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा जो टीडीएस वगैरह है, इसके दायरे का विस्तार किया जाना चाहिए। विशेषकर जो छोटे व्यापारी हैं, ठीक है, इन पे भी कोशिश की जानी चाहिए कि वो जो है कर अनुपालन को करें। कर अनुपालन मतलब क्या हुआ कि स्वेच्छा से जो है वो कर पढ़ने के लिए आगे आए, इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा जो बैंकिंग के द्वारा हम नकद लेन देन करते हैं, उस पर कर लगाने की ज़रूरत है। ठीक है। जो 50 लाख से ज़्यादा आय वाले जो किसान हैं, बड़े किसान, उनको भी टैक्स स्लैब में लाने पे विचार किया जा सकता है। ठीक है। ये बहुत बड़ी रिकमेंडेशन है। इसके अलावा ये तो किया ही जा रहा है कि प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाना चाहिए पहचान करने के लिए। ये तो आज की जो योजना डिस्कस की उसमें किया जा रहा है। इसके अलावा जो पूरा जो टैक्स एक्सपेंडिचर है, जो पूरा जो कर प्रशासन है, इसको ज़्यादा ग्राहक उन्मुख बनाने की ज़रूरत है। ठीक है। इसके अलावा सरकार ने समय समय बहुत सारी ऐसी पहलें की हैं जिसके माध्यम से जो कर आधार है उसको जो है बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है। जैसे कि इनकम डिक्लेरेशन स्कीम लाई गई थी, जिसमें कोशिश ये की गई कि लोग जो है स्वेच्छा से अपनी आय को घोषित करें। इसके अलावा आयकर सेतु नाम का एक ऐप जारी किया गया, ताकि हम पैन कार्ड आदि आसानी से बनवा सकें, अपनी जो इनकम टैक्स डिक्लेरेशन है, आयकर जो घोषणा है, वो आसानी से कर सकें। ठीक है। इसके अलावा एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, प्रोजेक्ट इनसाइट, जिसके माध्यम से बिग डेटा एनालिटिक्स आदि के माध्यम से अगर किसी व्यक्ति की आय और व्यय में कोई विसंगति दिखती है तो उसकी निगरानी की जा सके। इसके अलावा ऑपरेशन क्लीन वली स्थापित किया गया था, शुरू किया गया था काले धन के संदर्भ में, और पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट, ठीक है, इन तीनों को जो है जोड़ने की पहल की गई है। ठीक है। बैंक अकाउंट, आधार कार्ड और पैन कार्ड, इन तीनों को जोड़ के निगरानी करने की कोशिश करने पे बल दिया गया है। ठीक है। तो ये कुछ ऐसी कोशिशें हैं जिसके माध्यम से भारत में कर अनुपालन और कर आधार को बढ़ाने का प्रयास किया गया है। ठीक है। चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो आर्टिकल है वो पेज नंबर 4 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 पॉलिटी से है। ठीक है। इसको हम सामाजिक न्याय से भी जोड़कर देख सकते हैं, सोशल जस्टिस से भी जोड़कर देख सकते हैं। ठीक है। अब ये संदर्भ क्या है, तो भारत में, भारतीय संविधान में 2 अनुसूचियां हैं। ठीक है। 2 शेड्यूल्स हैं, जिसको एक को कहते हैं अनुसूची 5 और दूसरे को कहते हैं अनुसूची 6। ये दोनों जो अनुसूचियां हैं ये संबंधित हैं जनजातीय क्षेत्रों से, जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से। जो क्षेत्र जनजाति बहुल होता है वहाँ पे जो है स्वायत्तता के माध्यम से उनको जो है ऑटोनॉमी दी जाती है और उनके प्रशासन के लिए जो है बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। ठीक है। तो अनुसूची 5 जो है पूरे भारत में लागू होती है। ठीक है। जिसके माध्यम से पूरे भारत में जनजाति स्वायत्त क्षेत्रों की घोषणा की गई है। वहीं दूसरी ओर जो 6ठी अनुसूची है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, AMTM से याद रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में लागू की जाती है। और हाल ही में कई राज्य जैसे कि अरुणाचल प्रदेश ने ये मांग की है कि हमें भी जो है
छठी अनुसूची में शामिल किया जाए। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि अरुणाचल प्रदेश के कई जो क्षेत्र हैं वो पहले से 5वीं अनुसूची में आते हैं, ठीक है, बावजूद इसके उनके कहा गया है कि हमें छठी अनुसूची में आप शामिल कर लीजिए, ठीक है। तो ये पूरा मामला क्या है इसको हम समझेंगे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग 5वीं अनुसूची में होने के बावजूद, राज्य 5वीं अनुसूची में होने के बावजूद ये एस्पायर कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि हमें छठी अनुसूची में शामिल किया जाए। तो दोनों में क्या अंतर है, छठी अनुसूची क्यों ज़्यादा फायदेमंद है, इसको देखेंगे। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि आखिर क्यों जो है अरुणाचल प्रदेश ने कहा है कि हमें, चलिए आप मान लीजिए आप छठी अनुसूची में शामिल न कीजिए तो 371A में शामिल कर लीजिए। तो 371A जो है नागालैंड पे लागू होता है, तो ये क्या है, तो हम ये पूरे मामले को इसको देखेंगे, ठीक है। संदर्भ मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश के कई समूह कह रहे हैं कि पूरा अरुणाचल प्रदेश जो है छठी अनुसूची में शामिल कर लो या फिर 371A में शामिल कर लो, ठीक है। वर्तमान में कई हिस्सों में क्या है, 5वीं अनुसूची शामिल है, ठीक है। अब ये मैंने आपको बता दिया 371A जो है वो नागालैंड में के मामले में विशेष प्रावधान करता है, जिसमें संविधान के संसद के जो बहुत सारे प्रावधान हैं वो पूरी तरीके से नागालैंड पर लागू नहीं होते, बल्कि नागालैंड असेंबली जब उनको अप्रूव करती है उसके बाद ही जो है वो लागू होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि संसद ने कोई कानून बनाया या फिर संविधान का कोई प्रावधान है, वो डायरेक्ट जो है नागालैंड पे लागू नहीं होगा, बल्कि नागालैंड की जो असेंबली है वो जब तक इसको संकल्प के माध्यम से पारित नहीं कर देगी तब तक जो है वह लागू नहीं होगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे सिविल और आपराधिक मामले हैं, जिसमें भूमि का हस्तांतरण और उनसे संबंधित संसाधन उपयोग भी शामिल है, जिनको संसद के कानून से गवर्न ना करके पारंपरिक नागा कानूनों के माध्यम से गवर्न किया जाता है, ठीक है। यानी कई मामलों में नागालैंड को 371A के माध्यम से स्वायत्तता दी गई है और यही स्वायत्तता अब चाहता है कि अरुणाचल प्रदेश भी हमें मिले, ठीक है। एक चीज ये हो गई। अब जो ये मांग की जा रही है कि हमें छठी अनुसूची में शामिल कर लिया जाए, इससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं, ठीक है। तो स्वशासन के मामले में ज़्यादा स्वायत्तता होती है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि कोई भी छठी अनुसूची होती है तो उसमें स्वायत्त जिलों का निर्माण किया जाता है। छठी अनुसूची के तहत क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र को अगर घोषित किया जाएगा छठी अनुसूची के तहत तो वहाँ पे स्वायत्त जिलों या ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट का निर्माण होगा, और इन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत सारी जो जनजातियाँ रह रही होंगी, उन जनजातियों के निवास के आधार पर बहुत सारे ऑटोनॉमस रीजन्स की घोषणा की जाएगी। तो एक चीज़ क्या बताई, एक चीज़ मैंने आपको ये बताई कि सबसे पहले तो छठी अनुसूची के तहत ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट स्वायत्त जिले बनाए जाएंगे, और फिर उसमें जो जनजातियां रह रही होंगी तो जिस क्षेत्र में जहाँ ज़्यादा जनजाति रह रही होगी, जनजातियों का घनत्व तो जहाँ ज़्यादा होगा, वहाँ पे स्वायत्त क्षेत्रों की घोषणा की जाएगी, ऑटोनॉमस रीजन्स की घोषणा की जाएगी। और यह जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है उसको चलाएगा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के द्वारा, जिला काउंसिल के द्वारा इसे चलाया जाएगा, जिला परिषद के द्वारा चलाया जाएगा, और जो स्वायत्त क्षेत्र होंगे वो चलेंगे क्षेत्रीय परिषद के हिसाब से। तो ये जो है आपको दो शब्द और इनकी संबंधित काउंसिल याद रखनी है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहने के मतलब क्या हुआ कि जो छठी अनुसूची है जब भी घोषणा होगी तो उसमें ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, स्वायत्त जिले और स्वायत्त क्षेत्र की घोषणा की जाएगी, और स्वायत्त क्षेत्र और स्वायत्त जो जिले हैं वो जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषद के द्वारा चलाए जाएंगे, और उनको जो है बहुत सारे अधिकार दिए जाते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से अधिकार दिए जाते हैं, तो भाई उनको भूमि के संदर्भ में अधिकार, वन के संदर्भ में अधिकार, नहर, जल स्थानांतरण, कृषि, ग्राम प्रशासन, संपत्ति उत्तराधिकार, विवाह तलाक, सोशल कस्टम्स, सामाजिक रीति रिवाज, इनके मामलों में जो है कानून बनाने की शक्ति होती है। इसके अलावा बहुत सारे मामलों में इनको जुडिशियल पावर भी दी जाती है, जैसे कि जनजातियों से संबंधित मुकदमों का निपटारा। इसके अलावा बहुत से मामलों में उनको रेगुलेटरी पावर भी होते हैं, जैसे कि स्कूल कहाँ खुलना है, कैसे खुलना है, क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, सड़क कहाँ बननी है, दवाखाना, बाजार घाट आदि के बारे में। इसके अलावा उन क्षेत्रों में अगर कोई गैर आदिवासी काम कर रहे हैं तो वो उधार दे के लोगों को जो है ऋणग्रस्त ना कर दें, या फिर व्यापार में जो है वो किसी प्रकार की अनैतिक गतिविधियां ना चलाएं, इसके नियंत्रण के लिए भी उनको शक्तियां दी जाती हैं, ठीक है। कुछ मामलों में वो टैक्स वगैरह भी लगा सकते हैं, और साथ ही जो संसद या राज्य विधानमंडल की जो कानून है वो जो है बहुत सारे संशोधनों के साथ लागू होते हैं,
इसका मतलब क्या हुआ कि छठी अनुसूची के तहत ज़्यादा शक्तियां शामिल होती हैं। यही कारण है कि छठी अनुसूची के साथ पांचवी अनुसूची की लगातार तुलना की जाती है। ठीक है, तो तुलना के कौन कौन से बिंदु हैं भाई? तो इसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण आपको याद रखना है कि जो पांचवी अनुसूची में जो शामिल जो परिषद होती है, ठीक है, पांचवी अनुसूची में जो परिषद की घोषणा की जाती है वो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित होती है, जबकि छठी अनुसूची में जो परिषद की हमने बात की, ठीक है, जैसे कि स्वायत्त जिला बनाया गया या फिर जो है स्वायत्त परिषद बनाई गई, जिला परिषद आदि बनाई गई, स्वायत्त परिषद आदि बनाई गई, वो जो है खुद संविधान द्वारा बनाई जाती है। तो सबसे बड़ी जो शक्ति है वो छठी अनुसूची के साथ वो ये है कि पांचवी अनुसूची पर राज्य कंट्रोल करता है, जबकि छठी अनुसूची सीधे संविधान से जो है अपना शक्ति को लेती है। ठीक है, इसके अलावा छठी अनुसूची में जो बजट तैयार करने की शक्ति है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है पांचवी की तुलना में। कई विषयों पे जो है कानून बनाने की शक्ति मिलती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे कई विषयों में जो है कानून बनाने की शक्ति मिलती है, जबकि पांचवी अनुसूची में जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है, ठीक है, टीएसी कहते हैं इसको, ट्राइबल एडवाइजरी जो काउंसिल होते हैं उनके पास केवल परामर्शी शक्ति होती है। ठीक है, इसके अलावा छठी अनुसूची में क्या होता है कि भारत की जो निधि होती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वहां से जो है छठी अनुसूची के जो क्षेत्र होते हैं उनको पैसा मिलता है, जबकि पांचवी अनुसूची में राज्य के माध्यम से पैसा प्राप्त होता है। तो यही कारण है कि केंद्र सरकार से सीधा अटैचमेंट होने के चलते या फिर सीधे संविधान से शक्तियां प्राप्त होने के चलते लोग और राज्य जो है ये दावा कर रहे हैं कि हमें जो है छठी अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए, ना कि पांचवी अनुसूची में। ठीक है, तो शक्तियां ज़्यादा हैं इसीलिए छठी अनुसूची की लगातार बात कही जाती है। हालांकि इसमें बहुत सारी सीमाएं भी हैं। सीमाएं क्या क्या हैं? तो छठी अनुसूची में शामिल किए जाने के बावजूद भी बहुत बार शक्ति और प्रशासन जो हैं वो पूर्ण विकेंद्रीकृत नहीं हो पाते हैं। जैसे कि बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल जो है, ठीक है, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल जो है वहाँ पे जो जिला परिषद निर्माण की गई है वो अभी वहाँ की शक्तियाँ जो हैं कुछ ही लोगों तक सीमित हो गई हैं और इसका पूर्ण विकेंद्रीकरण नहीं हुआ है। ठीक है, इसके अलावा विकास के अभाव को देखा जाता है। वहाँ की जो शक्तियाँ हैं, वहाँ की जो परिषदें हैं वो धन की प्राप्ति के बावजूद जो है भ्रष्टाचार में संलग्न रहती हैं और कई बार जो है राज्यपाल के साथ उनको टकराव की स्थिति देखी जाती है। यही कारण है कि छठी अनुसूची को पूर्ण रूप से रामबाण की तरीके से देखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें और सशक्तिकरण की ज़रूरत है, हमें और उत्तरदायित्व की ज़रूरत है, हमें और जो है पारदर्शिता की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा? यहाँ पे हमने देखा कि जो छठी अनुसूची है वो किस प्रकार से काम करती है और पांचवी अनुसूची से किस प्रकार बेहतर है। ठीक है, चलिए अब अगला आर्टिकल हम देखते हैं। बेसिकली एक एडिटोरियल है जो पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 1 सोशल इशू और आईआर दोनों से है। इसका संदर्भ क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी 2 से 3 साल पहले आईएलओ द्वारा एक कन्वेंशन लाया गया था, इस पे यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा था। इसको कहते हैं आईएलओ कन्वेंशन 182। तो आईएलओ कन्वेंशन जो है अब कल से जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लागू हो गया है, इंटरनेशनल रूप में लागू हो गया है, क्योंकि इसको एक देश है टोंगा देश द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया था? तो इसमें क्या है, कुछ मिनिमम नंबर ऑफ कंट्रीज़ के बारे में कहा गया था, जैसे कि मान लीजिए 50 कि 50 लोग अगर इसको स्वीकार कर लेंगे तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है एक्सेप्ट हो जाएगा। तो अब इसको जो है रिक्वायर्ड नंबर्स जितने भी नंबर हैं उसमें स्वीकृत कर लिया गया है और यही कारण है कि जो ILO 182 कन्वेंशन है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू हो गया है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि ILO 182 कन्वेंशन जो है वो क्या है और इसका किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं। संदर्भ मैंने आपको बता दिया कि ILO का कन्वेंशन 182 पूरे दुनिया में लागू हो गया है और इसका संबंध बाल श्रम के सबसे खराब प्रकारों से है। इसको कहा जाता है वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर, यानी चाइल्ड लेबर तो है ही, उसके भी सबसे खराब रूप, जैसे कि बच्चों का यौन शोषण, बच्चों की जो तस्करी होती है, उनको जो आर्म्ड स्ट्रगल्स में सैन्य संघर्षों में लगा दिया जाता है और ऐसे उद्योगों में लगाया जाता है जो बेहद खतरनाक हों। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए उनको जो है एसिड फैक्ट्री में लगा दिया, ठीक है,
एसिड फैक्ट्री में, या फिर हो सकता है कि उनको जो है यूरेनियम की खानों में लगा दिया गया, जहाँ पे जो है यूरेनियम की उत्खनन में उनको लगाया जा रहा है। तो बेहद खतरनाक उद्योगों में उनको लगाया जाना, इन सब पे जो है प्रतिबंध लगाया जाए, इसके लिए ये कन्वेंशन काम करता है। ठीक है। अब आईएलओ के बाल श्रम पे दो महत्वपूर्ण कन्वेंशन हैं। ठीक है। और यह जो है एक कन्वेंशन है 1973 का न्यूनतम आयु कन्वेंशन, ठीक है, मिनिमम एज कन्वेंशन। और इसके माध्यम से एक न्यूनतम आयु, जैसे कि 14 साल या 16 साल या 18 साल, देशों के हिसाब से है वो कौन सी आयु एक्सेप्ट करते हैं, तो 14 साल से अगर कम बच्चा होगा तो उसको जो है किसी भी उद्योग में लगाया नहीं जाएगा। ठीक है। और इससे क्या होता है कि पूरी दुनिया में जो बाल श्रम को लेकर जो जागरूकता फैली हुई है उसमें आईएलओ की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें 1973 का कन्वेंशन और अब ये कन्वेंशन 182, ये दोनों जो है बाल श्रम को रोकने में काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिससे न केवल लाखों बच्चे खतरनाक उद्योगों और वर्क कंडीशन से बच पा रहे हैं, बल्कि जो उनकी एजुकेशन की जो एनरोलमेंट रेशियो है, बच्चे स्कूल जा पाने में जो सक्षम हुए हैं, उसके पीछे भी आईएलओ के इस कन्वेंशन का बड़ा हाथ है। ठीक है। हालांकि इसके बावजूद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो कन्वेंशन लागू होने वाले हैं, इसके बावजूद जो है भारत में या दुनिया भर में लगभग 152 मिलियन, इसका मतलब क्या हुआ कि 15 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं अभी भी बाल श्रम में लगे हुए हैं, और इसमें से लगभग 7 करोड़ लोग तो खतरनाक उद्योग में हैं। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1973 का जो न्यूनतम आयु कन्वेंशन है और अब 182, इसके होने के बावजूद जो है बहुत बड़ी संख्या में लोग बाल श्रम में लगे हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक्सेप्ट किया गया है कि हम 2025 तक क्या करेंगे कि जो बाल श्रम है इसको पूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे। तो अगर हमें 2025 तक बाल श्रम का पूर्ण उन्मूलन करना है तो इसके लिए जो है हमें और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। ठीक है। और विशेषकर जो कोविड-19 का जो दौर है, जिसमें व्यापक बेरोजगारी देखी गई है, जो वर्क कंडीशंस हैं वो और ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, लोगों की आय गिर गई है, स्कूल बंद हो गए हैं, इसके चलते चुनौती और ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है। यही कारण है कि हमें ज़रूरत है कि हम और सावधानी बरतें। ठीक है। अगर आईएलओ के कुछ और कन्वेंशंस के बारे में बात कही जाए तो बाल श्रम के साथ जो है आईएलओ के कुछ और भी कन्वेंशंस हैं, जिसमें 1998 में डिक्लेरेशन ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड राइट्स, ठीक है, इसमें 1998 में एक उद्घोषणा की गई थी आईएलओ के द्वारा, जिसमें 8 मूल कन्वेंशंस की बात कही गई थी। ठीक है। उन्होंने कहा कि 98 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो वर्क कंडीशंस हैं, जो उद्योग के क्षेत्र में जो दशाएं हैं, उनको सुधारने के लिए हम 8 कन्वेंशंस की घोषणा करते हैं, जिनका संबंध एक तो बाल श्रम वगैरह से था, ठीक है, इसके उन्मूलन से था, वहीं दूसरी ओर जो श्रमिक हैं वो अपना संगठन बना सकें, श्रमिक जो है अपनी सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार प्राप्त कर सकें, श्रमिकों में विशेषकर महिला और पुरुषों में किसी तरीके का भेदभाव ना हो, इसको दूर करने के लिए कुछ कन्वेंशंस की घोषणा की गई थी 1988 के डिक्लेरेशन के द्वारा। ठीक है। अब इसके माध्यम से कोशिश की गई है कि एक तो कार्य दशाएं बेहतर हों, वर्क कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए, वहीं दूसरी ओर जो हमारी इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो अनौपचारिकता से बच सके। ठीक है। इनफॉर्मेलिटी से बच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है कर के दायरे में आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उनको सामाजिक सुरक्षा स्कीम्स जैसे बीमा पेंशन वगैरह मिले, इसके लिए कोशिश की जानी चाहिए। ठीक है। भारत द्वारा भी जो है आईएलओ के कन्वेंशन 182 को एक्सेप्ट किया गया है, और साथ ही जो है जो 1973 का न्यूनतम आयु कन्वेंशन है उसको भी एक्सेप्ट करके बाल श्रम उन्मूलन कानून बनाया गया है। ठीक है। इसके अलावा जो है 2021 में जो है, एक तो 2025 में हम चाहते हैं कि सारा बाल श्रम उन्मूलित हो जाए, इसके लिए 2021 को बाल श्रम उन्मूलन का वर्ष घोषित किया जाने वाला है। ठीक है। इसके पृष्ठभूमि में ज़रूरत है कि सरकार और सभी जो हितधारक हैं वो मिलकर कार्य करें। ठीक है। तो ये इसका हो गया। अब ये वाला जो आर्टिकल है इस पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इसका संबंध जो है पेज नंबर 6 से है, और ये जो है जो अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के साथ जो
ये कहा कि महिलाओं का जो है पारिवारिक संपत्ति पर जन्मसिद्ध अधिकार है और इसके चलते पिता का जीवित होना भी ज़रूरी नहीं है। यह जो है बेहद ऐतिहासिक फैसला है। ठीक है, इस पे हम जो है हमने 12 तारीख को भी चर्चा की थी, तो आप 12 अगस्त 2020 का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, उसी से रिलेटेड है। तो ये ना केवल ऐतिहासिक और न्याय का उन्मूलन करता है, बल्कि यह केंद्र के स्तर पे एक बहुत बड़ी जो ऐतिहासिकता है उसको भी साबित करता है। हालांकि दक्षिण भारत में बहुत सारे राज्यों ने इसको पहले से ही लागू किया था, जिसमें केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक शामिल हैं। हालांकि यह कानून के बावजूद, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद अभी भी बहुत कुछ किए जाने की ज़रूरत है। तो ये जो पूरा जो मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पारिवारिक संपत्ति पे महिलाओं के अधिकार को भी मान्यता दी थी, इसको हमने 12 तारीख को कवर किया था। तो आप उस दिन वाले आर्टिकल को, उस दिन वाले जो वीडियो है उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा एडिटोरियल है वो पेज नंबर 7 से लिया गया है और ये भारत यूके संबंध पे आधारित है। ठीक है, अब भारत यूके संबंध के तहत इन्होंने यह बताया है कि किस प्रकार सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत ने विशेषकर एशिया क्षेत्र में शांति की बहाली के लिए बहुत बड़ा कार्य किया था। और भारत की एक बड़ी जो सेना है वो न केवल एशिया में अपने काम को करने के लिए गई, बल्कि पूरी दुनिया में जो है भारत के सैनिक जो हैं द्वितीय विश्व युद्ध में संलग्न हुए थे। तो ये पूरा आंकड़ों के साथ इसमें बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, जैसे कि क्या कह रहे हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हम मना रहे हैं। ठीक है, कल 15 अगस्त है, एक उसको मनाने वाले हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि 1945 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ उसके भी 75 साल होने को हैं और उसमें जो है भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विशेषकर भारत की जो आर्मी है, जिसको अब भुलाया जा चुका है, जिसको उस जमाने में इंडियन ब्रिटिश आर्मी कहते थे, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। कैसे महत्वपूर्ण है? तो दुनिया भर में 25 लाख से ज़्यादा भारतीयों द्वारा यूरोप में, उत्तरी अफ्रीका में, सिंगापुर में, हांगकांग में, बर्मा में युद्ध लड़ा गया और भारत ने अपने साजो सामान से भी मेहनत की। ठीक है, जिसमें 200 मिलियन कोयला, 6 मिलियन लोहा, 1 मिलियन स्टील जो है पूरी दुनिया में भेजा गया भारत से। बहुत सारे भारतीय जो है सप्लाई चेन का भाग बने और विशेषकर जो नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में जो जापानी जो हमला हो रहा था उसको रोकने में जो है भारतीयों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, इसमें एक विशेषकर व्यक्ति का नाम महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है राव अब्दुल हफीज पनवा। क्या नाम है इनका? राव अब्दुल हसीब पनवा, जो विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय थे। ठीक है, अब इनकी जो भूमिका रही है वो जापानियों को खदेड़ने में महत्वपूर्ण रही है, जिसमें कोहिमा के युद्ध में 1500 ब्रिटिश भारतीयों सेना द्वारा 15,000 जापानियों का सामना किया गया था। ठीक है, इसमें 17th इन्फेंट्री डिवीजन की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसे याद रखना चाहिए। ठीक है, अब चूंकि भारत और यूके जो है लगातार लंबे समय तक एक दूसरे के सहभागी रहे हैं, इसलिए वर्तमान के कोविड-19 के दौर, समुद्री डाके के दौर में दोनों को साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है, ताकि दुनिया में न्याय और मुक्त बाजार की स्थापना की जा सके। ठीक है, इसके तहत भारत और यूके दोनों मिलकर काम कर भी रहे हैं, जिसमें प्रशांत महासागर, हिंद महासागर में दोनों सहयोग कर रहे हैं। बहुत सारे सैन्य अभ्यास वगैरह किए जाते हैं और चूंकि दोनों का जो है समान हित है, जिसमें दोनों चाहते हैं कि बहुध्रुवीय विश्व की स्थापना हो, दोनों चाहते हैं जो विश्व की व्यवस्था है वो जो है समांगी बने, समतामूलक बने, इसलिए दोनों को मिलकर जो है काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अब अगला जो हमारा आर्टिकल है वो IR से संबंधित है, जिसमें भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया से संबंधों के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, इसमें ऑस्ट्रेलिया ने अपने 5G से संबंधित एक्सपीरियंस को जो है भारत के साथ शेयर किया है। और वो क्यों किया है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया द्वारा भी जो है, अभी जैसे कि कल हमने डिस्कस किया कि एक तो तकनीकी युद्ध में, टेक्नोलॉजिकल वॉर में US ने क्या किया है कि हुआवेई को मना कर दिया। हुआवेई को जो है उन्होंने मना कर दिया कि ये जो है अमेरिका में जो है 5G का विस्तार नहीं करेगी। इसी के दबाव में जो है यूके ने भी जो है मना कर दिया हुआवेई को कि 2027 तक जो है अपना व्यापार समेट लो। इसी को जो है आगे बढ़ाते हुए अब ऑस्ट्रेलिया ने भी जो है अगस्त 2018 में जो है 5G को बैन कर दिया था चीन के संदर्भ में। अब चूंकि भारत ने जो है इस पर भी पूर्ण निर्णय नहीं लिया है और यह ऐसी लोग
लोग आशा कर रहे हैं कि हो सकता है कि भारत भी इसी कदम को बढ़ा दे। यही कारण है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विशेषकर तकनीकी क्षेत्र में, विशेषकर जो है साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में जो है सहयोग बढ़ाए जाने पे बल दिया जा रहा है। और जब अभी हाल में ही भारत और अमेरिका ने जो है अपने संबंधों को रणनीतिक भागीदारी का दर्जा दिया था, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप की तरफ हम आगे बढ़े थे, उस संदर्भ में यह लेख बताता है कि किस प्रकार से रणनीतिक भागीदारी के क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में सहयोग, विशेषकर 5G नेटवर्क में सहयोग और साइबर सिक्योरिटी में सहयोग काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें जो है दोनों मिलकर काम करना चाहिए। ठीक है, अब अगर आपने जून की न्यूज़ फॉलो की होगी तो आपको पता होगा कि जून 4 में जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है काफ़ी महत्वपूर्ण वार्ता हुई थी, जिसमें दोनों ने मिलकर जो भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध है उसको समग्र रूप से रणनीतिक साझेदारी के रूप में बदला था। ठीक है, तो तकनीकी सहयोग और 5G को लेकर सहयोग, साइबर सुरक्षा को लेकर सहयोग काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके अलावा ये वाला जो आर्टिकल है भारत और मालदीव संबंधों को लेकर महत्वपूर्ण है, जिसमें भारत द्वारा 500 मिलियन के एक पैकेज की घोषणा की गई है मालदीव के लिए। क्यों मालदीव की घोषणा की गई है? तो भारत द्वारा एक सहयोग, एक प्रोजेक्ट में सहायता दी जा रही है जिसको कहा जाता है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट क्या है? तो जो माले जो राजधानी है उसको 3 द्वीपों से जोड़ा जाना है। एक 3 बड़े, सबसे बड़े द्वीप हैं विलिंगली, ठीक है, विलिंगली, थाई फूशी और गुल ही फाऊ, ये 3 द्वीप हैं, इसको माले के साथ जोड़ा जाना है। इसके लिए भारत सहायता कर रहा है $500 मिलियन की। ठीक है, अब ये जो सहयोग है वो मालदीव चीन जो सहयोग है उसकी पृष्ठभूमि में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मालदीव में चीन द्वारा एक ब्रिज बनाया गया है जिसे कहा जाता है चीन मालदीव फ्रेंडशिप ब्रिज। ठीक है, इसको वर्तमान में सीना माले ब्रिज के नाम से जाना जाता है और ये जो है माले को 2 द्वीपों से जोड़ता है। तो अगर भारत की ये योजना सफल होती है तो वो चीन के इस प्रोजेक्ट को जो है अप्रासंगिक कर देगा। अप्रासंगिक क्यों कर देगा? क्योंकि भारत जो है 3 द्वीपों के साथ माले को जोड़ रहा है, जबकि ये जो ब्रिज है केवल 2 द्वीपों के साथ ही जोड़ता है। ठीक है, तो ये जो है चीन द्वारा जिस प्रकार से भारत के पड़ोसी देशों में जो अपने हितों को दर्शाया जा रहा है उसके दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब ये वाली जो न्यूज़ है ये मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था से, इकोनॉमी से संबंधित है, जिसमें जो इन्फ्लेशन है, जो मुद्रास्फीति है या जिसको सामान्य अर्थों में महंगाई कहते हैं, महंगाई की दर लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और इसमें जुलाई के महीने के आंकड़े जो बताते हैं वो ये बताते हैं कि मुद्रास्फीति लगभग 7% तक पहुंच गई है। ठीक है, आरबीआई के द्वारा ये कोशिश की जाती है कि जो मुद्रास्फीति है वो 4 से 6% के बीच ही बनी रहे। अब चूंकि 7% तक मुद्रास्फीति पहुंच गई है, इसलिए जो अभी आपने पढ़ा भी होगा, हमने कुछ दिन पहले पढ़ाया भी था कि जो आरबीआई की जो बाई मंथली रेट पॉलिसी है, द्विमासिक जो मौद्रिक नीति की समीक्षा है, उसमें जो है उन्होंने जो पॉलिसी रिव्यू रेट्स हैं जैसे कि रेपो रेट आदि, उनको जो है अनचेंज रखा, उनको जो है उन्होंने बदला नहीं। और बदला क्यों नहीं? क्योंकि उनको ये डर था कि मुद्रास्फीति जो है वो लगातार 6% के आसपास जा रही है और अब चूंकि ये 7% हो गई है तो ये अनुमान लगाना कठिन नहीं है कि आरबीआई द्वारा भी आगे इसको बना के रखा जाएगा इसी रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है विशेषकर जो खाद्य पदार्थों के दाम हैं वो ज़्यादा बढ़े हैं, जो लगभग 9% की वृद्धि दर देखी गई है और इसमें कोविड-19 का महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा जो कोर इन्फ्लेशन है, ठीक है, कोर इन्फ्लेशन है वो जो है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी बड़ी है, इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 शब्द हैं जिसको आपको समझने की ज़रूरत है, जिसमें हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन महत्वपूर्ण है। ठीक है, हेडलाइन इन्फ्लेशन और दोनों जो इन्फ्लेशन है उनका संबंध सीपीआई से है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से है। बस एक अंतर यह है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन में खाद्य यानी फूड प्रोडक्ट और ईंधन, ठीक है, जिनके दाम घटते बढ़ते रहते हैं, खाद्य और ईंधन की कीमतों को शामिल किया जाता है, जबकि कोर इन्फ्लेशन में इनको शामिल नहीं किया जाता है। तो बस आपको ये याद रखना है कि जब भी मुद्रास्फीति के संदर्भ में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में हेडलाइन और कोर के बारे में बात कही जाएगी तो खाद्य और ईंधन को हेडलाइन में जोड़ा जाता है और खाद्य और ईंधन को कोर में जोड़ा नहीं जाता है।
ठीक है। तो महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है उसके लिए उसकी पृष्ठभूमि में आरबीआई के समक्ष जो विकल्प हैं वो लगातार कम होते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किन को शहरी लैंडफिल के पर्यावरणीय प्रभाव के रूप में वर्णित किया जा सकता है? ठीक है, पहला है भूजल, ग्राउंड वाटर अथवा एक्वीफर्स, जलधृत भी इसको कहते हैं, जलधृत का प्रदूषित होना, मृदा प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन। तो तीनों के तीनों जो प्रभाव हैं वो शहरी लैंडफिल के रूप में देखे जाते हैं। और ये खबर हमने क्यों ली, तो यहाँ पे भलसवा जो लैंडफिल है वो दिल्ली में कोलैप्स कर गया है, जिसमें 3 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है। ठीक है, दिल्ली में है ये चीज़ याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजकीय भाषा अधिनियम या इसको कहा जाता है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के संदर्भ में सत्य कथन या कथनों की पहचान करनी है। राजकीय भाषा अधिनियम ये प्रावधान करता है कि केंद्र सरकार को सभी नोटिफिकेशन केवल हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित किए जाने चाहिए। पहला कथन, यह 8वीं अनुसूची में पहचानी गई सभी राजकीय भाषाओं में नोटिफिकेशन के पब्लिकेशन का प्रावधान नहीं करता। तो दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है, और ये खबर क्यों ली, तो अभी हाल में ही जो सीजेआई हैं ऐसे बोबड़े, उन्होंने जो है सलाह दी है कि जो भारत का जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है 1963, इसमें संशोधन की ज़रूरत है ताकि जितने भी नोटिफिकेशन वगैरह जो हैं जो मात्र अभी हिंदी और इंग्लिश में ही जारी होते हैं उनको 8वीं अनुसूची की सभी 22 भाषाओं में जारी किया जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से याद रखिएगा असत्य कथन की पहचान करनी, कौन सा कथन गलत है। भारतीय नेवी द्वारा हाल ही में एक नवीन नौसैन्य नवाचार व स्वदेशीकरण संगठन नेवल इनोवेशन एंड इंडियनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन NIIO की स्थापना की गई है ताकि नवाचार के जरिए तकनीकी अंतराल को बढ़ाया जा सके। इसके तहत अकादमिक क्षेत्र और उद्योग दोनों की भागीदारी का प्रावधान है और इसकी जो स्थापना है वो ड्राफ्ट रक्षा अधिग्रहण नीति, ड्राफ्ट डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप की गई है। तो कौन सा कथन असत्य है, तो तीनों के तीनों जो कथन है वो सत्य है। ठीक है, तीनों के तीनों कथन जो है एकदम सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ये जो पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो इस आर्टिकल से ली गई है जिसमें हाल ही में नेवल इंडियनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन NIIO की स्थापना की गई है, जिसका नाम है नेवल इनोवेशन एंड इंजनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो नौसैन्य क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण संगठन के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन या कथनों की पहचान करें। अफ्रीकी स्वाइन फ्लू, ठीक है, इसको कहा जाता है ASF कहते हैं, अफ्रीकन स्वाइन फ्लू, केवल सब सहारा अफ्रीका क्षेत्र में देखा गया है। इसके द्वारा मकड़ी या किलनी या जिनको टिक कहते हैं ये प्रभावित किया जाता है, जो आगे प्राकृतिक होस्ट व वेक्टर के रूप में कार्य कर सुअरों और अन्य जानवरों को संक्रमित करती हैं। इसका मानव पर कोई प्रभाव देखा नहीं गया है। ठीक है, तो इसमें दूसरा कथन तो ठीक है, पहला कथन गलत है और तीसरा भी गलत है। ठीक है, तो इसमें केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा। और जो अफ्रीकन स्वाइन फ्लू है ये न केवल अफ्रीका बल्कि भारत तक में भी देखा गया है इसका प्रभाव, और हाल में मेघालय में इसका प्रभाव देखा गया है। ये किलनी के माध्यम से या फिर मकड़ियों के माध्यम से फैलता है। मकड़ियां जो हैं जब सुअर वगैरह को काटती हैं और इस सुअर के माध्यम से जो है मानव संक्रमित हो जाता है। तो ये जो है पूरा एक चेन काम करती है अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के तहत। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन या कथनों की पहचान करें। अराकू घाटी तेलंगाना में अवस्थित एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है। यह विशाखापत्तनम के नज़दीक पूर्वी घाट में अवस्थित है। यह अपने कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए जानी जाती है तथा यहाँ कई जनजातियाँ भी निवासित हैं। तो केवल 1, केवल 2, 3, केवल 3 की तीनों। तो आपको याद रखना है कि ये दोनों के दोनों कथन सही हैं, पहला कथन गलत है। अराकू घाटी तेलंगाना में अवस्थित ना होकर आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। तो पहला कथन गलत है, दूसरा और तीसरा इसका सही आंसर है। कथन हमने क्यों लिया, तो अभी हाल में ही अराकू जो घाटी है वो काफ़ी फेमस रही थी, जिसमें जो एक अमेरिका जो रॉकफेलर फाउंडेशन है उसके द्वारा जो हैदराबाद अवस्थित जो नादी फाउंडेशन है उसको
टॉप 10 विजनरीज में मान के फूड विजन 2050 पुरस्कार दिया गया है। और वो इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पे जो है विशेष प्रकार की कृषि के पैटर्न को अपनाया जाता है जिसे अराकुनोमिक्स कहते हैं। अराकुनोमिक्स क्या है? तो सतत कृषि की परिस्थितियों में जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है उसकी प्रैक्टिसेस पे आधारित है, जिसमें जनजातियों द्वारा कॉफ़ी उगाई जाती है, ठीक है, सतत आधार पर। ठीक है, तो अराकू विलेज ये काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश भूमध्य सागर में हाल ही में खोजे गए गैस रिजर्व पर दावा करने के संदर्भ में संघर्षरत हैं? ग्रीस, साइप्रस, तुर्की, स्पेन, इटली, ग्रीस, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, मिस्र, लीबिया, स्पेन। तो इसका आंसर है ग्रीस, साइबर और तुर्की। ठीक है, अब हुआ क्या है, तो ये चित्र के माध्यम समझिए कि ये जो है प्राकृतिक गैस का बहुत बड़ा भंडार मिला है भूमध्य सागर में, ठीक है, मेडिटेरेनियन में, जिसमें साइप्रस ने भी दावा किया है, टर्की ने भी दावा किया है और ग्रीस ने भी दावा किया है। ठीक है, और इसको लेकर जो है फ्रांस ने भी इस पूरे मसले को शांत करने के लिए अपनी नेवल तैनाती को मजबूत किया है ताकि ग्रीस, टर्की और साइप्रस के बीच जो टेंशन बढ़ रहे हैं वो कम किए जा सके। ठीक है, ये जो तेल के जो रिजर्व मिले हैं इसको लेकर एक पाइपलाइन भी प्रस्तावित है, ठीक है, जो पूरे मेडिटेरेनियन क्षेत्र को जोड़ने का काम करने वाली है। ठीक है, चलिए अब अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हमास नामक चरमपंथी संगठन कार्य करता है? तो इसका सही आंसर है गाजा पट्टी। गाजा पट्टी क्या है? तो फिलिस्तीन नाम का एक देश है, फिलिस्तीन के 2 क्षेत्र हैं, ठीक है, जिसमें से एक क्षेत्र गाजा पट्टी है। जैसे कि देख सकते हैं गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक, पश्चिमी किनारा और गाजा पट्टी ये फिलिस्तीन नाम के देश के 2 भाग हैं और इन दोनों क्षेत्रों पे जो है इजराइल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये जो गाजा पट्टी का जो क्षेत्र है यहाँ पे हमास नाम का संगठन काम करता है जो लगातार जो है इजराइल पे बमबारी करता रहता है। इसी के चलते दोनों के बीच लगातार तनाव देखा जाता है। ठीक है, ये आप लगातार पढ़ते होंगे, जिसमें इजराइल जो है लगातार गाजा पट्टी पे हमला करता रहता है और वो इसलिए हमला करता रहता है, वो एक्यूज करता है, आरोप लगाता है कि हमास जो है उसको टारगेट कर रहा है। ठीक है, चलिए अब लास्ट ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। IUCN के बारे में है और साइट्स के बारे में। IUCN जिसको इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज तथा कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, इनके बारे में सही कथन की पहचान करनी है। IUCN UN का एक अंग है, जबकि साइट्स जो है सरकारों के बीच अंतर्राष्ट्रीय करार है। IUCN प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य बेहतर प्रबंधन के लिए दुनिया भर में हजारों क्षेत्र परियोजनाएं चलाता है। साइट्स उन राज्यों पे वैध रूप से आबद्ध है जो इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन ये कन्वेंशन राष्ट्रीय विधि का स्थान नहीं लेता है। इसमें दूसरा और तीसरा कथन सत्य है, पहला गलत है। क्यों? क्योंकि IUCN जो है वो UN का पार्ट नहीं है। ठीक है, IUCN जो है एक स्वतंत्र संगठन है। ये IUCN में जो UN जो है UN में ऑब्जर्वर स्टेज रखता है, पर्यवेक्षक का दर्जा है यहाँ पे, लेकिन वो किसी भी प्रकार का उसका पार्ट नहीं है। वहीं दूसरी ओर जो है साइट्स जो है एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, जिसमें जो वन्य जीवों का जो व्यापार किया जाता है, अवैध व्यापार, उसको लेकर वो ध्यान रखता है। ठीक है, बाकी दोनों गठन इसमें सही है ताकि बेहतर ढंग से आप समझ सकें। अब इसके मेंस के क्वेश्चन कर लेते हैं। हाल के समय में कुछ राज्यों द्वारा भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में शामिल होने के बावजूद 6ठी अनुसूची में शामिल किए जाने की पृष्ठभूमि में 6ठी अनुसूची में शामिल होने के लाभों का मूल्यांकन कीजिए। काफी लंबा स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा। साथ ही 5वीं अनुसूची की 6ठी अनुसूची के साथ उचित तुलना भी कीजिए। 250 अंक 15 अंक 250 शब्द 15 अंक में आपको लिखना है। भारत में कराधान के संदर्भ में वर्तमान प्रवृत्तियों को बताते हुए कर आधार को बढ़ाने के लाभों की चर्चा करें। साथ ही भारत में कर उछाल में सुधार के संबंध में सरकारी पहलों के कुछ उदाहरण के साथ उपयुक्त उपाय भी दें। 250 शब्द 15 अंक। ठीक है, इसको इस तरीके से समझिए। करना क्या है, तो सबसे पहले तो आप अरुणाचल का उदाहरण दे देंगे, किस तरीके से उसके द्वारा 6ठी अनुसूची में शामिल होने की बात कही जा रही है, बावजूद इसके कि वो 5वीं अनुसूची में शामिल है।
ठीक है। उसके बाद फिर आप बताएंगे कि छठी अनुसूची में शामिल होने के कौन कौन से लाभ हैं, और चूंकि इसे मूल्यांकन करना है इसलिए हम इसमें कुछ सीमाएं भी देंगे। उसके बाद हम पांचवी अनुसूची की छठी अनुसूची के साथ तुलना करेंगे, जिसमें हम ये बताएंगे किस प्रकार से छठी अनुसूची को संविधान का अधिक समर्थन है, केंद्र सरकार का अधिक समर्थन है, और पांचवी अनुसूची में राज्य सरकार की भूमिका ज़्यादा है। ठीक है, ये बता देंगे। कराधान की वर्तमान ट्रेंड बता देंगे जिस दूसरे क्वेश्चन में, जिसमें हम ये बताएंगे कि किस प्रकार से जो डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है, वो उसकी जो दर है वो भारत में, या उसका जो अनुपात है वो ज़्यादा नहीं है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। और अगर हम टैक्स बेस को बढ़ाएंगे तो बहुत सारे लाभ होंगे। इसके बाद कुछ सरकारी पहले बता देंगे, प्रोजेक्ट इनसाइट वगैरह, आज की योजना के बारे में बता देंगे, और फिर हम बताएंगे कि इसमें और क्या किया जा सकता है। तो इसमें हम टार्क की रिकमेंडेशन के बारे में चर्चा कर सकते हैं। टार्क क्या है, तो पारसारथी सोमवाली समिति, उसकी रिकमेंडेशन के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के कक्षा में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए बायजूस आईएएस पे। धन्यवाद।